वज़ीर आज़म इमरान खान का वापस आने वाले मुनहरिफ अराकीन के लिए मुआफ़ी का ऐलान। कहा, बाप बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। ऑपोजिशन पर बरसते हुए कहा, दावे से कहता हूं थ्री स्टूजेस बुरी तरह शिकस्त खाने वाले हैं। जिनके पैसे बाहर पड़े हों वो मुल्क की बात कैसे कर सकता है। आज की नस्ल में शऊर आ गया है, वो अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हैं। वजीर आजम ने मालाकंड जलसे में एक बार फिर ऑपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया। बोले, शहबाज शरीफ कहता है मुझे यूरोप के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। ये बूट पॉलिश सूट पहनकर उनको अपने खिदमात पेश करता है। जिनके पैसे बाहर पड़े हों वो मुल्क की बात कैसे कर सकता है। थ्री स्टूजेस साजिशें करके इख्तदार में आना चाहते हैं। एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था। उन्होंने मुझसे अड्डे देने का सवाल किया था। जो सूट पहन के टाई लगा के वो बड़ी बड़ी टोपी पहन के फिरता पाकिस्तान में, इस बेशरम ने मुझे तजवीज दिया है कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। वजीर आजम ने कहा, रेकोडिक में हमने पाकिस्तान पर 6 अरब डॉलर का जुर्माना माफ कराया। मईशत की बेहतरी पर जिसे यकीन नहीं आता वो गूगल करके देख ले। लुटेरों ने मुल्क लूटा, आज की नस्ल में शऊर आ गया है, वो अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हैं। कि 11 सालों से पाकिस्तान के ऊपर एक जुर्माना हुआ था रेकोडिक, वो अब आके पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इमरान खान ने एक बार फिर सिंध में पैसों की बोरियां लाने की बात की। ये भी बताया कि नवाज शरीफ और सरदारी पर जो मुकदमात हैं खुद उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए। इमरान खान ने मुल्क भर में पनागाहें बनाई, सियाहत के फरोग, हेल्थ कार्ड्स का भी जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा, मैं हारने वाला नहीं हूँ। वर्ल्ड कप में जब हार रहे थे मैं तब भी टीम को कहता था हम जीतेंगे। फिर कहता हूँ ये थ्री स्टूजेस नाकाम होंगे, जीत हमारी ही होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कप्तान को फौरी जवाब दे दिया। बोले, जीतने वाला कप्तान भागता नहीं, इमरान खान अदम एतमाद से भागना चाहते हैं। उनका कहना है कि आपको अपनी करप्शन और मुआशी पॉलिसी का हिसाब देना पड़ेगा। स्पीकर पर आइन की खिलाफ होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि स्पीकर ने 14 दिन गुजर जाने के बावजूद सेशन नहीं बुलाया। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारहाना अंदाज अपनाया। वजीर आजम इमरान खान पर खूब लफ्जी गोलाबारी की। बोले, आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं, हर चीज का हिसाब देना होगा। ये बुज़दिल इमरान पहले दिन से अपना शिकस्त नजर आ रहा है। अगर हिम्मत है मुकाबला करो, हिम्मत है तो बाकी बातें छोड़ो और आए पार्लियामान में हमारा मुकाबला करो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, बेनजीर के खिलाफ 7 दिन में अदम एतमाद पर वोटिंग हुई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी आइन पर अमल नहीं किया। स्पीकर नेशनल असम्बली ने आज रिक्विजिशन पेश होने से 14 डेज गुजरते के बाद सेशन नहीं रख रहा है। ये दिस इज नॉट अप टू द स्पीकर। बिलावल ने कहा, हुकूमत मईशियत की बात करती है लेकिन लोग मौजूदा मुआशी पॉलिसी से नफरत करते हैं। पीटीआई की 2 सूबों में हुकूमतें हैं मगर एक भी ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर नून लीग शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। जराये के मुताबिक बातचीत के दौरान कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। जराये का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने OIC इजलास के हवाले से भी बातचीत की। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की अरसा बाद सियासी अखाड़े में आमद। कहा, 4 साल से इक़्तिदार का रोज़ा था, अब अपने हल्के वालों के साथ जल्द ये रोज़ा खोलूंगा। चौधरी निसार ने अपने हल्के में जलसे से खिताब किया। कहा, लोग इक़्तिदार के लिए जूतियां उठाते हैं, मैंने बड़े बड़े ओहदों की पेशकशें ठुकरा दी। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, मैंने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। मेरे हल्के के आवाम, वोटर्स और सपोर्टर्स को मेरे लिए वोट मांगने पर कभी शर्मिंदगी नहीं हो गई। सीनियर रहनुमा का कहना था, ना कोई 2 नंबर कहेगा, हमेशा आवाम की खिदमत की। खरे सौदे के खरीदार हर वक्त मौजूद होते हैं लेकिन मैं वो सौदा नहीं जो बिक जाओ। ब्रेक के बाद आपको बताया गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तहरीक अदम एतमाद के लिए असम्बली का हंगामा हेज इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया। कौन किसके साथ है,
फैसले का वक्त आन पहुंचा। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के लिए 25 मार्च को हंगामा खेज इजलास तलब कर लिया। जुम्मा को सुबह 11 बजे होने वाला इजलास मौजूदा कौमी असम्बली का 41वां इजलास होगा। स्पीकर ने इजलास ताखीर से बुलाने की वजूहात भी बता दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि 8 मार्च को अपोजिशन की जानिब से इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन मौसूल हुई। कौमी असम्बली ने OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के कौमी असम्बली हॉल में इनेकाद के लिए 21 जनवरी को करारदाद मंजूर की थी। OIC इजलास के लिए कौमी असम्बली चैम्बर को फरवरी के आखिर में जरूरी ताज़ीन और आराइश के लिए वज़ारत ख़ारजा के सपुर्द कर दिया गया था। स्पीकर ने कहा कि इजलास की रिक्वेजिशन मिलते ही सेनेट सेक्रेटरीट से सेनेट हॉल देने की दरख्वास्त की गई। सेनेट सेक्रेटरीट ने भी हॉल की ताज़ीन और आराइश के बायस चैम्बर देने से इनकार कर दिया। OIC वज़रा ख़ारजा का 48वां इजलास 22 मार्च को इस्लामाबाद में शेड्यूल है। ये इजलास पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि इस तंजीम की आबियारी में पाकिस्तानी क़यादत का खून और पसीना शामिल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान ने दूसरी सरबराही इजलास की मेज़बानी की तो पहली बार पूरी उम्मत मुसलमा को इकट्ठा कर दिया। अमरीका और मगरिब को ये इक़दाम एक आंख न भाया और इजलास के सरख़ैल क़यादत से जीने का हक छीन लिया गया। उसने अपने तराने हम मुस्तफ़ी हैं में इस्तेमार है बातिल अर्जल कहकर इस्तेमार को ललकारा। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद, इस्लामी ब्लॉक बनाने की कोशिश और तेल की ताकत का इस्तेमाल वो इक़दामात बने जिनकी वजह से अमेरिका और इसके इत्तेहादी ब्लॉक ने इस्लामी मुल्कों की उस क़यादत को हटाने का मंसूबा बनाया जिनकी वजह से लाहौर कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई थी। यूं यके बाद दीगरे इन सरबराहों को मुख्तलिफ तरीकों से ठिकाने लगा दिया गया। सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल को कत्ल कर दिया गया और पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। उर्दन के शाह हुसैन और मिस्र के सदर अनवर सादात को भी रास्ते से हटाया गया। 2004 में इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने फलस्तीनी मज़ाहमत की अलामत यासिर अरफात को भी जहर देकर ठिकाने लगाया। लीबिया के कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी का इबरतनाक कत्ल करके लाश सड़कों पर घसीटी गई। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो गया। 48वां सरबराही इजलास इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी की तामीर के मौजू पर मुनक्किद की जा रही है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे शकरी इस्लामाबाद पहुंचे तो एयरपोर्ट पर मावने ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस मौका पर मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे शकरी का कहना था कि ये दौरा ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है और दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात का आकाश। मिस्र OIC इजलास में मुस्लिम मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और तावन को फ़रोग़ देने पर बात करेगा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा सामे शकरी ने दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी की जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। रवां साल इजलास का मौजू इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी की तामीर के तहत मुनक्कद किया जा रहा है। 57 मुल्कों की तंजीम OIC के इससे कबल 47 इजलास हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का अहम तरीन मुल्क और UN में मुसलमान ममालिक की मौसर आवाज़ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट हाउस का दौरा, OIC इंतजामात का जायजा लिया। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के दौरे के दौरान सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद, तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा आसिम इफ्तिखार और दीगर सीनियर अफसरान वज़ीर ख़ारजा के हमरा थे। शाह महमूद कुरैशी को वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 48वें इजलास के हवाले से किए गए इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। किसी में जुर्रत है तो OIC इजलास में मदाखलत करके दिखाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले, बिलावल कहते हैं वो धरना देंगे, अपनी शक्ल देखो। उनका कहना है कि कोई हादसा हुआ तो लीडरान के खिलाफ FIR दूंगा। स्पीकर को हक है अदम एतमाद को हालात के मुताबिक आगे ले जा सकते हैं। अगर MNA से पैसे ले रहे हैं तो पैसे लेकर वापस आ जाएं। स्पीकर साहब का राइट है, वो बताएंगे। अभी मैं यहाँ से सीधा प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल मीटिंग में जाऊंगा। बिलावल जो है वो जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में,
دودھ کے دانت نہیں نکلے ابھی تک، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آ کر بتائے اور وہ ایسی کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے، میں اس کو بتاؤں گا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے گی۔ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا تو میں ان لیڈروں کے خلاف آئینی اور قانونی پرچہ دوں گا۔ پاکستان کے لیے تاریخی لمحات۔ 10 سال کی قانونی جنگ کے بعد ریکوڈک پروجیکٹ پر حکومت اور بیرک گولڈ کارپوریشن کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان پر عائد اربوں ڈالرز کا جرمانہ ختم، پاکستان کو 50% شیئرز مل گئے۔ اسلام آباد میں معاہدے کی اس تقریب میں وزیر اعظم عمران خان بھی شریک تھے۔ معاہدے کے مطابق نئے منصوبے کی 50% ملکیت حصص پاکستان کی ملکیت ہوں گے۔ نئے منصوبے کی 50% ملکیت کی کھدائی کے اخراجات بلوچستان حکومت برداشت کرے گی، جبکہ کچھ اخراجات وفاق برداشت کرے گا۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اس سرمایہ کاری سے بلوچستان کی ترقی اور روزگار ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب قرض اتارنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی سے تنازع ختم۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں ریکوڈک میں تاخیر پر ملک کو معاشی طور پر نقصان پہنچا۔ معاہدے سے 8000 ملازمتیں پیدا ہوں گی، بلوچستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہوگی۔ لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن نے بھی ایک کیس کھول دیا گورنمنٹ آف بلوچستان پہ، تو اس کا بھی کوئی تقریباً 4 بلین ڈالر کا ہمارے اوپر جو ایوارڈ وہ بالکل تیار پڑا ہوا۔ اگریمنٹ نہ کرتے تو 11 بلین ڈالر ہمیں لگ جانا تھا اور ہمارے اوورسیز ایسٹ جو ہے وہ فریز ہو جاتے۔ اس سے یہ ہوا کہ ایک تو 11 ارب ڈالر کا جو ہے ہمارے اوپر جو ایک قسم سے ایوارڈ تھا وہ نلیفائی ہو گیا۔ دوسرا، بیرک جو ہے اور اس کے پارٹنرز جو ہیں وہ 10 بلین ڈالر اس پہ خرچ کریں گے، انویسٹ کریں گے۔ 8000 جابز کریٹ ہوں گی، اور پاکستان یہ جو ہے پاکستان اور بلوچستان اس سے 100 سال مستفیض ہوں گے۔ پی ٹی آئی ایم این اے نصرت واحد نے پیپلز پارٹی کی جانب سے پیسوں کی پیشکش کا الزام عائد کر دیا۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ میں حرام کا پیسہ نہیں لینا چاہتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے پیپلز پارٹی کی طرف سے 16 کروڑ روپے کی آفر کی گئی، آئندہ انتخابات کے بعد اسپیشل سیٹ کی آفر بھی کی گئی۔ مجھے پیپلز پارٹی کی طرف سے 2 دفعہ آفر آئی ہے، ایک پنجاب سے اور ایک سندھ سے، اور پیپلز پارٹی کے ہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے کہلوایا کسی کے تھرو، اور یہ آفر کافی بڑی آفر ہے جو کہ میرے خیال میں اس کو رجسٹ کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے۔ 16 کروڑ کی تھی، تو میں اور اس کے بعد آپ کی نیکسٹ سیٹ نیشنل اسمبلی کی وہ بھی پکی تھی، اور آپ کو جو پروجیکٹ ملتے ہیں مختلف اس کے لیے الگ سے پیسے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس پیسے کا کرنا کیا تھا، کیونکہ میں اس قسم کے پیسے کے اوپر اس لیے بلیو نہیں کرتی کہ میرا خیال یہ ہے کہ حرام کی کمائی جو ہے وہ شکلیں نہیں بگاڑتی، وہ آپ کی نسل بگاڑ دیتی ہے۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں، ایک دوسرے کے لیے لڑنا ہے۔ اس وقت ملکی جمہوریت کا جہاز طوفان میں پھنس چکا ہے۔ ہمارے ساتھ کے بغیر نہ حکومت بن سکتی ہے نہ حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیئر بخاری، شازیہ مری اور فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعظم اور اس کی کابینہ بزدل ہیں، تحریک عدم اعتماد سے بھاگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے ہوش کے ناخن لیں، اب اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ بزدل وزیر اعظم، یہ بزدل اس کی کیبنٹ میدان میں مقابلہ کرنے سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر مقابلہ باکسنگ کا ہوتا ہے تو باکسنگ رنگ کے اندر ہوتا ہے، تو یہ باکسنگ رنگ سے بھاگ گئے ہیں، اور موجودہ اسپیکر جو ہے وہ ان کے ساتھ ملوث ہے۔ ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے، پی ٹی آئی کو دوستوں کو کہا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا، جو زبان استعمال کرو گے اسی زبان میں جواب آئے گا۔ پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جدھر بھی آئیں گے اپنے پاؤں پہ آئیں گے، لیکن واپس آپ شاید اسٹیچر پہ یا ویل چیئر پہ جائیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اور کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے۔
वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने कहा कि मुनहरिफ अरकान ने 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़े ना की तो 1 हफ्ते बाद इनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। तमाम मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफीन अरकान असम्बली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर में MNA वजी अकरम के घर के बाहर मुजाहरा नून लीगी मतवाले वजी अकरम की हिमायत में सामने आ गए। कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। विहाड़ी में वज़ीर आज़म के हक में और मुनहरिफ अरकान के खिलाफ भी एहतजाजी रैली निकाली गई। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।